वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश नंदड़ा, मास्टर सीबीएसई से। और आज हम देखने वाले हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर पार्ट 2, जो कि है लैटेंट हीट। हमने पिछले बार में चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था, जैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड सब्लिमेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली उसके आगे का पार्ट, जो है लैटेंट हीट, जो हीट रिक्वायर्ड है स्टेट चेंज करने के लिए। हमने पिछले पार्ट में तो इतना ही देखा था कि हीट करेंगे तो होगा, बट कितनी हीट करेंगे तो होगा, ये हम इस पार्ट में देखेंगे। और ये टॉपिक का नाम रहेगा हमारे लैटेंट हीट। लैटेंट हीट को कुछ लोग हिडन हीट भी बोलते हैं। क्या बोला मैं? हिडन हीट बोलते हैं। बेसिकली हिडन हीट तो बोलते हैं, ये समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको कुछ ग्राफ समझाना चाहूंगा कि बेसिकली लैटेंट हीट होती क्या है। वैसे दो हीट होती है, एक स्पेसिफिक हीट, एक लैटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट क्या करती है? टेम्परेचर को बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 kg ऑफ वाटर लिया, उसको वो 20 डिग्री सेल्सियस पे था, तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस पे ले जाने को जो हीट लगती है उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हर डिग्री ऐड करने के लिए अलग अलग हीट लगेगी, ठीक है। बट लैटेंट हीट का मतलब है जब कोई चीज मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, उसके बाद में जो हीट ली जाती है जिससे टेम्परेचर नहीं बढ़ता। मतलब सबसे पहला पॉइंट है ड्यूरिंग लैटेंट हीट taken by any substance no increase in temperature। मतलब जब भी लैटेंट हीट लेंगे, कोई भी सब्सटेंस लेगा, तब कोई भी इंक्रीज नहीं होगी टेम्परेचर में, ठीक है। अब टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर होता क्या है? ये हॉटनेस या कोल्डनेस बताता है। ये बढ़ता क्या है जब आप हीट देते हो? जब टेम्परेचर ही नहीं बढ़ा, इसका मतलब क्या निकालेंगे आप कि टेम्परेचर बढ़ना, इसका मतलब क्या है कि हीट आ रही है, हीट आ रही है, हीट आ रही है। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो हीट आप देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो आप बोलोगे हीट जा खा रही है। इसीलिए ये हीट को बुलाए हिडन हीट, हिडन हीट। अब ये टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहली बात तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा ड्यूरिंग टेकिंग ऑफ लैटेंट हीट। सेकेंड चीज जो है कि अब अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो ये हीट कहां यूज हो रही है? तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लैटेंट हीट इज ओनली यूटिलाइज्ड in overcoming, क्या latent heat is only utilized to overcoming the force of attraction, the force of attraction between particles, ठीक है। मतलब लैटेंट हीट इज ओनली यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। मतलब ये है कि लैटेंट हीट सिर्फ यूटिलाइज होगी एक दूसरे पार्टिकल्स को अलग करने में, वो नहीं यूटिलाइज होगी टेम्परेचर बढ़ाने में। फिर टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड रहता है? यस, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर ऑफ substance depend on kinetic energy of particle। अब ये पॉइंट समझ लेते हैं कि अगर टेम्परेचर का डायरेक्ट डिपेंडेंस, कोई भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है अगर उसका डायरेक्ट डिपेंडेंस सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल पे है, तो फिर लैटेंट हीट में टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता? बिकॉज ऑल लैटेंट हीट इज यूटिलाइज्ड, अगेन मैं लिख रहा हूं, इन overcoming the
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल नॉट इंक्रीज एनी काइनेटिक एनर्जी। मतलब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लैटेंट हीट का जो यूटिलाइजेशन है ये सिर्फ और सिर्फ ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल को दूर दूर ले जाने में होगा, उसका थोड़ा भी यूटिलाइजेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में नहीं होगा। इसलिए टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द लैटेंट हीट। तो मैंने क्या बताया अभी तक कि लैटेंट हीट क्या है? बेसिकली इट इज अ हिडन हीट जो सिर्फ एक सब्सटेंस के स्टेट चेंज करने में काम आती है। क्या बोला मैंने कि ऐसी हीट जो सिर्फ स्टेट चेंज करने के वक्त काम आती है, वो भी कब? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे। और इसके वजह से कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इसके वजह से सिर्फ एक ही चीज होती है, पार्टिकल दूर दूर जाते हैं, ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। थर्ड थिंग कि टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ता तो टेम्परेचर डिपेंड किसके ऊपर है? तो वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड है। और टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता? बिकॉज जितनी भी हीट आप देते हो वो ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के लिए जाती है, बट वो लैटेंट काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाती, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो फिर क्या टाइप होते हैं लैटेंट हीट के, ये हमको देखना है। ठीक है, तो लैटेंट हीट के दो टाइप है वैसे, तो क्लियर है? ये 4 पॉइंट आपके पास लिखे होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे क्वेश्चन में यही पॉइंट का यूटिलाइजेशन करके आपको आंसर देने पड़ेंगे, राइट? तो मैं अगले लैटेंट हीट के टाइप लिखता हूं। ठीक है, तो अब समझते हैं लैटेंट हीट की टाइप क्या है। अब बेसिकली होता क्या है, हमारे पास दो ही स्टेज चेंज है अगर हम देखें तो, एक तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। ठीक है, मतलब जनरली हम अगर देखें तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। मतलब हीट देंगे तो सॉलिड से लिक्विड जाएगा, अगर हीट देंगे तो लिक्विड से और गैस जाएगा, अगर हीट निकालेंगे तो गैस से लिक्विड होगा, और ज्यादा हीट निकालेंगे तो लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। मतलब बेसिकली हमारे पास दो ही सब चीजें हैं, एक तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो सबसे पहले देखते हैं कन्वर्जन। हम क्या बात कर रहे हैं? स्टेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, स्टेट चेंज की। तो सबसे पहला हम देखते हैं सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन। तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन में व्हेन, तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन में बेसिकली क्या उनकी लैटेंट हीट होगी? तो उसका नाम है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of solid substance to liquid state at 1 atmospheric pressure and without change in temperature। ठीक है, तो बेसिकली लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड सब्सटेंस या लिक्विड स्टेट एट 1 atmospheric प्रेशर विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कब ली जाती है? जब क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज होने से मतलब क्या है? अब मैं आपको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट में समझाऊंगा। ठीक है, क्या ग्राफ मान लेते हैं मैंने। ठीक है, यह है टेम्परेचर, यह है टाइम। अब हीट कंटिन्यूसली दी जा रही है। मतलब मैंने एक बीकर लिया जिसमें मैंने आइस लिया। अभी क्या मान लेते हैं? आइस का जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस।
आइस का जो टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये मान लेते हैं 0 टाइम पे, ओके। अब क्या करेंगे कि वो बीकर को हीट देंगे नीचे से, बेंसन बर्नर से हीट देंगे, तो क्या होगा आपको दिखेगा कि टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते चला गया, -5 से वो 0 पे पहुंच गया, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। अब आप उसको हीट करते जा रहे हो, हीट करते जा रहे हो, टाइम जाते जा रहा है, टाइम जाते जा रहा है, बट आपको टेम्परेचर बढ़ते नहीं दिख रहा। और आप साथ में क्या देख रहे हो कि बहुत सारा आइस पानी बन चुका है, बहुत सारा आइस पानी बन चुका है, बट अभी भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। फिर आप थोड़ी देर बाद में देखते हो कि जितना भी आइस अवेलेबल है वो 1 कण क्यों ना बचा हो, जब तक वो पिघलता नहीं है, मतलब 1 ग्राम आइस क्यों ना बचा हो, जब तक वो पिघलता नहीं है तब तक आप देखोगे कि थर्मामीटर में टेम्परेचर कांस्टेंट है। और अचानक जब पूरा का पूरा आइस मतलब चेंज हो गया इनटू द लिक्विड, तब अचानक आपको दिखेगा कि अब राइजिंग टेम्परेचर दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है? राइजिंग टेम्परेचर दिख रहा है। अब ये जो हीट है, मतलब यहां से यहां तक जो हीट है, ये हीट जो विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर की जो हीट थी वो है लैटेंट हीट। वो क्या है? लैटेंट हीट। मतलब हीट जो सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करती है, हीट जो सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करती है, वो हीट को जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वो हीट को हम बोलते हैं लैटेंट हीट। और उसका वो डेफिनेशन क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड सब्सटेंस टू द लिक्विड स्टेट ऑफ एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। तो ये है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हो गया पहला टाइप। ये क्या हो गया? पहला टाइप। तो क्या दूसरा टाइप है? यस, दूसरा टाइप है। और वो क्या है? दूसरा टाइप क्या है? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये कन्वर्जन क्या है? ये कन्वर्जन है लिक्विड टू गैस कन्वर्जन। ये क्या कन्वर्जन है? लिक्विड टू गैस कन्वर्जन। अब फिर इसके बारे में सब सविस्तर बात करेंगे, मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में चीजें बात करेंगे। अभी हम 2 टाइप समझ ले रहे हैं। फिर से मैं यही टॉपिक पे आऊंगा और फिर इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। क्या करेंगे? इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये है लिक्विड टू गैस कन्वर्जन, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार बनेगा कि हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of liquid into gas at 1 atmospheric pressure and without changing in temperature। मतलब वो हीट जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और बिना टेम्परेचर चेंज किए जो हीट लिक्विड से गैस में कन्वर्जन करेगी कोई मैटर का, उस हीट को हम क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन वर्ड ही सजेस्ट करता है कि इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब बेसिकली इसका हम ये ग्राफ कैसे दिखा सकते हैं? यस, ये ग्राफ को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। क्या पहुंच गया? 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। फिर 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा? फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो ये क्या कर रहा है? ये फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा कब? ये भी समझ लेते हैं। अब मान लो कि आपने क्लोज कंटेनर में थोड़ा सा पानी लिया, ठीक है, उसको आप गर्म करते चले गए, ठीक है। क्लोज कंटेनर में हमने पानी लिया। क्लोज कंटेनर मतलब ये ऐसा कुछ कंटेनर है जिसको ऊपर से लीड है, मतलब जिससे कुछ बाहर निकल नहीं सकता। आपने बस इतना सा पानी लिया था, ठीक है, और आपने उसको नीचे से हीट किया है।
बेंसन बर्नर से आपने हीट कर दिया उसको, ठीक है। बेंसन बर्नर से आप हीट करते जा रहे हो, हीट करते जा रहे हो, हीट करते जा रहे हो, और आप देखें कि अब टेम्परेचर बढ़ने चालू हो गया। पहले 40 हुआ, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और फिर 100 पे टेम्परेचर रुक गया है। पानी उबल रहा है, बार बार बबल्स आपको दिख रहे हैं, ग्लास का बीकर होने की वजह से बबल्स दिख रहे हैं, बबल्स निकलते जा रहे हैं, बबल्स निकलते जा रहे हैं, बट टेम्परेचर नहीं बदल रहा। टेम्परेचर आपको कितना मिल रहा है अभी? 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ? पूरा का पूरा वाटर उसमें सूख गया। अब पूरी की पूरी स्टीम ही है वो क्लोज कंटेनर में। अब क्या हो रहा है? आप अब थर्मामीटर में देखोगे तो 110, 120, 130 डिग्री सेल्सियस जाते हुए दिखेगा। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में फिर से राइजिंग टेम्परेचर हमको मिलता है। एक टाइम के बाद में फिर से हमको क्या देखने को मिलता है? राइजिंग टेम्परेचर देखने को मिलता है। और ये जो हीट है, ये जो हीट है जो विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर पे गई, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर पे गई, इस हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। मतलब जब कोई चीज टेम्परेचर चेंज किए बिना, जब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही थी, तो हमने क्या बोला? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला। क्या बोला? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला। बट एक कंडीशन थी कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। फिर हमने वो लिक्विड को फिर से हीट करते चले गए, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया, और फिर जो हीट हमने दी उसको हमने बोला लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जहां पे कन्वर्जन कहा हुआ लिक्विड से गैस में, कहा हुआ टेम्परेचर चेंज का हुआ लिक्विड से गैस में हुआ। तो ये हमारे थे दो टाइप, ये हमारे थे दो टाइप की लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक होता है जहां पे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो, और ये है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जहां पे लिक्विड से गैस में चेंज हो। अब हम इसके देखेंगे एप्लीकेशन पार्ट, इसका हमारे डे टू डे लाइफ में यूज क्या है। चलो तो देखते हैं। एप्लीकेशन फर्स्ट देखते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एप्लीकेशन का मतलब है कि क्वेश्चन आस्क, कैसे क्वेश्चन पूछता है। फिलहाल आपको सिर्फ दो ही सवाल ये टॉपिक से आएंगे। पहला सवाल आएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर या 0 डिग्री सेल्सियस आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। मतलब क्यों आइस बेहतर कूलिंग इफेक्ट देती है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से। तो यहां पे आपको इसका जो आंसर आप लिखोगे, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखना है अ सब्सटेंस। मतलब कौन कूल अच्छा करता है। मतलब आप क्या गर्म पानी के पास जाते हो तो आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है, या आप आइस के पास जाते हो तो कूलिंग इफेक्ट मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जो कम एनर्जी पे है, जो क्या है कम एनर्जी पे है, वो क्या करेगा? कूलिंग इफेक्ट बेहतर देगा। इसका मतलब आपको पहला आंसर लिखना है कूलिंग इफेक्ट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी possessed by body। एनर्जी possessed by body मतलब कूलिंग इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड है? जो एनर्जी बॉडी के पास है। इफ
body having lower energy can give better कूलिंग इफेक्ट। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो कूलिंग इफेक्ट है ये बॉडी के एनर्जी पर डिपेंड करेगा, और जिसके पास लोअर एनर्जी रहेगी वो बेहतर कूलिंग इफेक्ट देगा। क्यों बेहतर देगा? बिकॉज वो ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता है। बिकॉज वो क्या कर सकता है? ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता है। दिस इज बिकॉज बॉडी at lower energy can absorb more heat from surrounding substance। मतलब वो क्या रहा है कि जब बॉडी लोअर एनर्जी पे रहेगी तो वो दूसरे से ज्यादा हीट ले सकती है। तो फिर इसमें आइस और वाटर में क्या डिफरेंस है ये समझना पड़ेगा कि आइस हैज 3.34 into 10⁵ जूल पर केजी हीट लेस than 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। मतलब क्या है कि आइस के पास इतनी एनर्जी कम है इससे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से, मतलब आइस जब इतनी एनर्जी ले लेगा तब तो वो वाटर बनेगा, फिर वो और हीट लेगा सराउंडिंग सब्सटेंस से। मतलब वो कोई भी चीज में से इतनी हीट क्या करेगा? ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा। वो इतनी हीट क्या करेगा? ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा। इसी वजह से आइस बेहतर कूलिंग इफेक्ट देगा। तो क्या लिखना है? सो आइस कैन एब्सॉर्ब 3.34 into 10⁵ जूल पर केजी हीट मोर फ्रॉम सराउंडिंग ऑब्जेक्ट so that so it gives better cooling effect as compared to 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है कि आइस 3.34 into 10⁵ जूल्स पर केजी हीट क्या करेगा? ज्यादा एब्सॉर्ब कर सकता है। हीट क्या कर सकता है? ज्यादा एब्सॉर्ब कर सकता है, इसलिए वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से बेहतर कूलिंग इफेक्ट देगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन जो था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब हम देखेंगे सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ लैटेंट हीट जो है एप्लीकेशन ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो देखो तो अब इसमें आपको देखना है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। अब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बेसिकली है क्या? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है करती है कि लिक्विड को गैस में चेंज करती है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका हमको जो क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह से आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस स्टील can produce severe burn। 100 degree Celsius steel can produce a severe burn as compared to 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। अब पहले क्वेश्चन समझा करो।
आपके हाथ पे आती है तो उससे जो बर्न कॉज होगा वो बहुत ज्यादा सीवियर होगा। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर अगर एक्सीडेंटली आपके हाथों पे गिर जाता है तो इसका हमको एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए जब कूलिंग इफेक्ट की बात होगी तो कूलिंग इफेक्ट कौन बेहतर रहेगा, जिसके पास कम से कम एनर्जी हो। यहाँ पे जब बर्न कॉजिंग की बात होगी तो बर्न कॉज कौन करेगा, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हो। बर्न कॉज इज टोटली डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट ऑफ द सब्सटेंस। मतलब वो कैसे डिपेंड करता है, बर्न कॉज किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस ने हीट कितना दिया, ठीक है। अब द सब्सटेंस हैविंग मोर अमाउंट of heat always will cause severe burn at skin, right? मतलब जिसके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो सीवियर बर्न कॉज करेगा, ये तय हो गया, ठीक है। फिर स्टीम और वाटर के बीच में हीट का डिफरेंस क्या है वो जान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम हैज 22.4 into 10⁵ joules per kg more heat। ये लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ये क्या है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपने दिया है। ये हीट उसके बाद इतनी क्या है, ज्यादा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम है 22.4 into 10⁵ joules per kg more heat than 100 degree Celsius water at same temperature। Therefore, when steam condense on skin, it gives 22.4 into 10⁵ joule per kg more heat to body, and that causes severe burns as compared to 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। इसका मतलब समझ लेते हैं कि जब हम बात करेंगे स्टीम की तो स्टीम के पास 22.4 into 10⁵ जूल पर केजी हीट ज्यादा है। हीट ज्यादा होने की वजह से जब वो स्टीम आपके हाथों पे आएगी और वो यहाँ पर कंडेंस करेगी, मतलब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी, तो उसके बाद जो हीट है वो कहाँ दे देगी, यहां दे देगी। और इसकी वजह से क्या होगा, आपके हाथ पे वाटर से ज्यादा हीट आ रही है, इसलिए स्टीम का जो मतलब जो बर्न रहेगा वो बहुत ज्यादा सीवियर रहेगा एज कंपेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। ठीक है, ये तो हो गया सेकेंड एप्लीकेशन। अब थर्ड चीज इसमें है क्या, ये समझ लेते हैं। थर्ड चीज इसमें जो है कि भाई अगर मान लो आपने गैस में से लैटेंट हीट को माइनस कर दिया, आपने गैस में से लैटेंट हीट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अगर आपने लिक्विड में से लैटेंट हीट माइनस कर दी मतलब निकाल ली, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में।
मतलब अगर मान लेते हैं कि 22.4 into 10⁵ जूल पर केजी हीट अगर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं प्लस इतनी हीट अगर स्टीम में कन्वर्ट करती है तो -22.4 into 10⁵ जूल पर केजी हीट, मतलब उसमें से अगर निकाल लेते हैं तो वो स्टीम को क्या कर सकती है, वाटर में कन्वर्ट कर सकती है। मतलब सेम चीज रहेगी सॉलिड के फॉर्म में भी कि 3.34 into 10⁵ जूल पर केजी हीट अगर आप देते हो वाटर को तो वाटर आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर आप उतनी हीट निकाल लेते हो तो क्या होगा, वाटर कहाँ कन्वर्ट होगा, आइस में, और ये सब कुछ कहाँ होगा, ये होगा बॉइलिंग पॉइंट पे, ये कहाँ होगा बॉइलिंग पॉइंट पे, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कहाँ होगा बॉइलिंग पॉइंट पर, ये कहाँ होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, ये कहाँ होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। तो ये था इसका एप्लीकेशन पार्ट 3 कि जितनी हीट आप देके स्टेट चेंज करोगे, अगर उतनी आप निकाल लेते हो वही टेम्परेचर पे, तो आप फिर से स्टेट चेंज करोगे, बट वो कहाँ होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा। और ये आज का हमारा टॉपिक था, दैट इज लैटेंट हीट, और ये था चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर का पार्ट 2। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो है इवापोरेशन। और इवापोरेशन में आपको एक चीज मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, और यहां पे अब एक चीज मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें और एक क्वेश्चन कैसे आता है, मतलब चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर में। तो वो मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं। आपका क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए ज्यादातर, बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनॉन, मतलब बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है, तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, बिकॉज हमको जब इवेपोरेशन हम पढ़ेंगे तो हमको एक टॉपिक आएगा कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। बल्क फिनोमिना का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं कि बल्क फिनोमिना का मतलब बेसिकली ये है कि वाटर और लिक्विड स्टार्ट टू बॉइल एट वंस, मतलब पूरा के पूरा जो भी लिक्विड है, ऐसा नहीं है कि अगर बीकर में 100 ग्राम लिक्विड है तो वो पहले 50 ग्राम ऊपर का बॉयल होगा फिर नीचे का बॉयल होगा। पूरा की पूरा बॉइलिंग ऑफ लिक्विड जो स्टार्ट होगा एट वन स्टार्ट होगा, पूरा वाटर बॉयल शुरू होना जाएगा एक साथ में, इसलिए बॉइलिंग को बल्क फिनोमिना बोलते हैं। बॉइलिंग को क्या बोलते हैं, बल्क फिनोमिना बोलते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमको लोगों तक पहुंचाइए, शेयर, सब्सक्राइबर्स एट मास्टर CBSE, और हम बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक और पहुंचाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के। और मैं हूं नितेश मुंडेरा, मास्टर CBSE से। थैंक यू वेरी मच।